हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे, हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम मोल के बारे में स्टडी कर चुके हैं, कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कवर अप कर चुके हैं, राइट। तो जो आज ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो, जो हमारी केमिस्ट्री है इसके अंदर हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, राइट। जो केमिकल रिएक्शन होती है उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, कुछ ना कुछ लॉज होते हैं। उन लॉज के बेसिस पर ही वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जो आज हम स्टडी करेंगे उन लॉज के बारे में स्टडी करेंगे कि जो भी रिएक्शन हो रही है उनके पीछे कौन सा लॉ एक्ट करता है। मीन्स अब आज वो हम लॉज को स्टडी करेंगे, राइट। तो जो लॉज है, सबसे पहले लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स इसके अंदर क्या होगा, मास का कंजर्वेशन देखेंगे। अब देख लेते हैं ये जो लॉ आया था वो कहाँ किसने दिया था? एंटोनी लवॉइजर ने दिया था इन 1789 में, राइट। देन उसके बाद सेकंड लॉ आता है दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 के अंदर, राइट। जो थर्ड लॉ आता है दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये दिया था जॉन डाल्टन ने 1803 में, राइट। इसके बाद एक लॉ आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब देखो, जो ये लॉ है आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है बच्चे, तो इसको ध्यान से समझना। ये दिया था रिचटर ने इन 1792 में, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या फिर इसको बोल सकते हैं गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये दिया था गे लुसेक ने 1808 में, राइट। इसके अलावा एक और लॉ आता है दैट इज़ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। उसको भी हम स्टडी करेंगे डिटेल से, 1 बाय 1 आज इन लॉज को हम स्टडी करेंगे, राइट। तो बच्चे, जो भी हम लॉ स्टडी करेंगे इन लॉज में हम साथ के साथ लॉ को स्टडी करेंगे, और जो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको भी साथ के साथ करेंगे, ताकि जो भी न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो उन न्यूमेरिकल्स को करना आपके लिए ईजी रहेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट लॉ आता है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, जो मास होगा वो कंजर्व होगा। कंजर्व मीन्स सेव रहेगा, राइट। अब देखो स्टेटमेंट क्या आती है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स। मीन्स जो भी आपकी कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन के अंदर जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो भी मास होगा, राइट, मास, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा? मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट। अब देखो एक और स्टेटमेंट क्या आती है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स आपने ये पहले स्टडी किया हुआ है आपने कि जो एनर्जी होती है वो उसका कभी भी लॉस नहीं होता है। मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। सेम इसी टाइप से यहाँ पर एक लॉ आता है, इसके अंदर क्या होता है, मास कंजर्व रहता है। मीन्स मास का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, राइट। अब चाहे कोई फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज को अगर हम देखें तो जैसे आइस है, आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आइस किससे मिलकर बना है? वाटर से। और जो लिक्विड फॉर्म आएगी वो भी किससे मिलकर बना है? वाटर से, दैट इज H2O से। तो दोनों केस में अगर हम देखें जो वाटर का मोलिकुलर मास रहेगा तो वो हमेशा, चाहे वो आइस बन जाए या फिर लिक्विड फॉर्म में वाटर बन जाए, तो दोनों के केस में क्या होगा, जो मास होगा वो हमेशा सेम रहेगा, दैट इज 18 ग्राम सेम रहेगा। क्लियर? देन इसके बाद आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। इसके अंदर सपोज करो, जैसे एग्जांपल लिया है मीथेन की, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं दैट इज बर्निंग ऑफ मीथेन, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्लस वाटर, और हीट रिलीज होगी। तो इस केस में अगर हम देखें, जो कार्बन है लेफ्ट साइड 1 कार्बन है, राइट साइड 1 कार्बन है, राइट। लेफ्ट साइड आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, राइट साइड हाइड्रोजन 4 है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन कितना है, 4 एटम्स है, और आपकी जो राइट साइड है वहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 2 4 है, राइट। अब बच्चे ये कैसे है, ये बैलेंसिंग के थ्रू आता है, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग होती है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उनको बैलेंस कैसे करते हैं, अगर आपको वो नहीं आता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस केमिकल रिएक्शन में, तो इसमें क्या हो रहा है, जो मास है, रिएक्टेंट का जितना मास है हमेशा उस किसके इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। तो ये लॉ कहता है कि हमेशा जो मास होता है रिएक्टेंट का किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है, हम क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे आता है। क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.3 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड
एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। मीन्स सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास रिएक्ट करेगा 5.8 ग्राम ऑफ NaCl के साथ, और क्या प्रोड्यूस होगा वहाँ पर 14.3 ग्राम ऑफ AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। मीन्स ये कह रहा है कि जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ रिएक्ट करते हो तो वहाँ पर AgNO3 की कितनी अमाउंट रिक्वायरमेंट होगी, कब, जब NaCl 5.85 ग्राम होगा, AgCl 14.35 ग्राम होगा और जो सोडियम नाइट्रेट है वो होगा 8.5 ग्राम। तो इसके लिए देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, जितना भी रिएक्टेंट का मास होता है हमेशा वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के मास के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर भी देखते हैं जो टोटल मास अगर हम रिएक्टेंट का देखें तो कितना होगा, इसको x लेकर चलते हैं, x ग्राम होगा, 5.85 ग्राम NaCl का इक्वल टू प्रोडक्ट साइड कौन कौन है, सिल्वर क्लोराइड दैट इज 14.35 एंड जो सोडियम नाइट्रेट है उसका है 8.5 ग्राम। तो इनको अगर हम इक्वेट करते हैं, ये आपको छोटी क्लासेस में भी आता है किस टाइप से इक्वेट करना है, तो जब हम फाइनलाइज इसको वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू निकल कर आती है आपकी 17.0 ग्राम। मीन्स यहाँ पर जो रिक्वायर्ड मास होगा सिल्वर नाइट्रेट का वो कितना होगा, 17.0 ग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे तो वहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट है उसकी अमाउंट कितनी चाहिए होगी, 17.0 ग्राम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। मींस इसके अंदर क्या होगा, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हो सकती है या फिर कह सकते हैं कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। अब ये देखो क्या कहता है ये लॉ, पहले लॉ को देखते हैं। अ गिवन केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स combined together in the same fixed proportion by mass। मीन्स जब भी कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा उसके अंदर जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है वो एलिमेंट सेम होंगे। और कैसे सेम होंगे वो, उनका जो प्रोपोर्शन होगा, मास का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। अब देखो इसको आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो क्या करना है, आपको वाटर लेना है, टैप वाटर लेना है एक कंटेनर में, एक कंटेनर में आपको सी वाटर लेना है, एक कंटेनर में आपको लेक वाटर लेना है। अगर हम यहाँ से देखें तो सबके जो सारे कंटेनर उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, H2O H2O H2O, राइट। अब अगर हम इनका मास देखें, जो फर्स्ट कंटेनर है जिसके अंदर टैप वाटर है, अगर हम उसका मास देखें तो जो हाइड्रोजन का मास है 2 होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होगा, ग्राम है दोनों के, ठीक है। अगर हम इनकी रेशो को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो रेशो बचती है वो क्या बचेगी, 1:8। सेम इसी टाइप से सी वाटर में भी 1:8 बचेगी, लेक वाटर में भी 1:8 बचेगी। तो वाटर चाहे आप कहीं से भी ले लो तो हमेशा उसका जो मास का प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यही कहता है कि आपका जो कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है, राइट। चाहे वो देखो टैप वाटर था, सी वाटर था या फिर लेक वाटर था, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी NCERT में भी दिया हुआ है, जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है, क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3, राइट। इसमें जो कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, राइट। तो जो कॉपर है, अब हम क्या देखते हैं, जो आपका क्यूप्रिक कार्बोनेट है अगर आप इसको ओर से निकालते हैं, मीन्स जो मिनरल्स होते हैं, जो ओर्स होती हैं वहाँ से अगर हम इसको निकालते हैं तो वहाँ पर जो कॉपर की कॉम्पोजिशन, कार्बन की कॉम्पोजिशन और ऑक्सीजन की जो कॉम्पोजिशन मिलती है, सेम वही अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशन हमें कहाँ से मिलती है, अगर हम इस कंपाउंड को लैब के अंदर भी प्रिपेयर करते हैं तो, राइट। तो ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। मीन्स कॉपर ऑक्साइड का प्रिपेयर किया जाएगा अलग अलग मेथड से। इसमें जो फर्स्ट मेथड आता है, फर्स्ट मेथड के अंदर क्या करेंगे, आप 1.75 ग्राम कॉपर लेकर चलेंगे, उसको HNO3 के साथ ट्रीट किया जाएगा, मीन्स उसमें डिजोल्व किया जाएगा, एंड देन इग्नाइटिंग द रेजिडुअल कॉपर नाइट्रेट। तो आपको क्या मिलेगा, 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, राइट। फर्स्ट केस तो ये है। सेकंड केस क्या कहता है कि जो 1.46 ग्राम है कॉपर का, उसको स्ट्रॉन्गली हीट किया जाएगा, किसमें, एयर में, मीन्स करंट ऑफ एयर में हीट किया जाएगा। तो जब आप उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब आपको 2 मेथड दिए हैं, दोनों में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चेक करना है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कि जो आपका कॉपर है, कॉपर की परसेंटेज क्या रहती है, अगर आपका जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है उसके अंदर जो कॉपर है, कॉपर की परसेंटेज चेक करेंगे आप कितनी होगी, ठीक है। मीन्स अमाउंट भी चेक कर सकते हैं कि कितना अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो जो फर्स्ट केस लेकर चलते हैं, इसके अंदर क्या होगा, देखो हमने क्या लिया था, सबसे पहले 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड लिया था,
ठीक है, मीन्स इतना बना था। उसके अंदर जो मेटल था कॉपर कितना था 1.75 ग्राम था। तो यही है 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर। देन अगर हम 100 ग्राम में चेक करें कि कॉपर कितना प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से कैसे करेंगे, सिंपल मैथ्स है। तो क्या होगा 1.75 अपॉन में 2.19 इंटू 100। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी 79.91 ग्राम आ जाएगा। सेम इस टाइप से सेकंड केस लेकर चलते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या था, 1.46 ग्राम कॉपर था और कॉपर ऑक्साइड बना कितना था 1.83 ग्राम। तो जो कॉपर ऑक्साइड 1.83 ग्राम है उसके अंदर कितना प्रेजेंट है कॉपर, 1.46 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में चेक करें कि कॉपर कितना है, तो इससे निकल कर आता है 79.78 ग्राम, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें, जो आपका फर्स्ट केस था उसमें 79.91 ग्राम था, सेकंड केस में 79.78 था। अगर हम यहाँ से अप्रोक्सीमेटली चेक करें कि जो आपका कॉपर की अमाउंट निकल कर आ रही है तो वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, जो आपका लॉ था दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हमने इस न्यूमेरिकल के थ्रू देखा कि किस टाइप से आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड हो जिससे वो मिलकर बना है, दैट इज़ वो एलिमेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट है, हमेशा उसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है, दैट इज़ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन रहती है, क्लियर। लेकिन अब बच्चे देखो, इस लॉ की ना कुछ लिमिटेशंस आती हैं। अब वो लिमिटेशन क्या है, सबसे फर्स्ट जो लिमिटेशन आती है, इस लिमिटेशन में क्या कहता है, दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटॉप्स। मीन्स अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, ये लॉ फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलें CO2 कंपाउंड है, उसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जो अगर हम लेकर चलें कार्बन आइसोटोप दैट इज़ 12 वाला आइसोटोप अगर लेकर चलते हैं, तो मास अगर देखें कार्बन 12 ऑक्सीजन 32, O2 की वजह से, ठीक है, 32 हो गया। अगर 14 लेकर चलते हैं कार्बन 14 आइसोटोप, उस केस में क्या होगा, कार्बन 14 आ जाएगा ग्राम और ऑक्सीजन 32। अगर हम यहाँ से देखें तो कॉम्पोजिशन तो चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, राइट बच्चे। एक और जो लिमिटेशन आती है इसकी, वो लिमिटेशन क्या कहती है, द एलिमेंट्स मे कंबाइन इन द सेम रेशो बट द कंपाउंड्स फाउंड में भी डिफरेंट। मीन्स जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं वो सेम रेशो में हो सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड बनकर आएगा वो डिफरेंट बनेगा। कैसे, देखो सपोज करो आपके पास कंपाउंड इथेनॉल है दैट इज C2H5OH और दूसरा कंपाउंड क्या है CH3OCH3। अगर हम इनके अंदर देखें दोनों के अंदर, तो क्या होगा आपके पास, जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करें हम, क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, CHO इथेनॉल में अगर हम चेक करें मोलिकुलर मास C24 है, C2 था 24 हो गया। आपका जो हाइड्रोजन है 6 और जो ऑक्सीजन है 16, राइट। और जो आपका ईथर है, ईथर के केस में क्या होगा, C एक कार्बन था, एक कार्बन ये था, 2 कार्बन तो 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है, सिंपली अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो इस केस में क्या आ रहा है, जो रेशियो तो सेम आ रही है, लेकिन अगर हम इसको चेक करें तो जो आपका कंपाउंड होगा वो क्या आ रहा है, डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं। यहाँ से एक केस में क्या बना है, इथेनॉल बना है, और दूसरे केस में क्या बन रहा है, आपका ईथर बना। अब जो नेक्स्ट लॉ आता है दैट इज़ थर्ड लॉ इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो ये लॉ था, ये जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने दिया था। इस लॉ में क्या आता है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन to form 2 or more chemical compounds, then the masses of one of the elements which combine with the fixed mass of the other bears a simple ratio to one another। अब आपको देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू पहले देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी 2 एलिमेंट है, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं, कुछ बनाएंगे, कोई और कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, 2 बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो जो उनका मास होगा, उनमें से जो एक एलिमेंट होगा उसके मास को अगर हम फिक्स रखते हैं, ठीक है, 2 मास थे, 2 एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स में से अगर हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स रखते हैं तो जो अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे उनकी मास की रेशो देखेंगे कि वो किस टाइप से होंगे, राइट। अब देखो सपोज करो आपके पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उन केस में क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के मास को डिफर करेंगे। कैसे, एक केस में ऑक्सीजन का मास 32 ले लेते हैं, सपोज करो CO2 है। दूसरे के केस में क्या होगा, 16 ग्राम ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो इसमें अगर हम देखें फिक्स मास किसका है, कार्बन का, दैट इज़ 12 होगा,
CO में भी कार्बन का फिक्स होगा मास, दैट इज़ 12 होगा। तो यहाँ से अगर हम मास की रेशियोज देखें CO2 में भी और CO में भी, तो मास की जो रेशो आती है दैट इज़ कार्बन और ऑक्सीजन की जो मास की रेशो आएगी, कार्बन 12 ऑक्सीजन 32 इन केस ऑफ CO2। CO में कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो ये रेशो निकल कर आती है। तो जो ये रेशो निकल कर आ रही है, अगर हम यहाँ से जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका मास फिक्स नहीं है उनके मास के अगर हम रेशो चेक करें तो वो हमारी क्या निकल कर आएगी, दैट इज़ यहाँ 32 16, इनकी रेशो क्या निकल कर आती है, 2:1 निकल कर आ रही है, राइट। मीन्स यहाँ से हमने देखा जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, दैट इज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, दो कंपाउंड कैसे, CO2 और CO, ठीक है। दो कंपाउंड्स बनाए दोनों ने मिलके, तो जो मास होगा एक एलिमेंट का वो कंबाइन करेगा विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर। जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन कर रहे हैं कार्बन के फिक्स्ड मास से, तो वहाँ पर जो भी रेशो निकल कर आएगी तो वो रेशो क्या होगी, एक सिंपल रेशो होगी उनके मास की रेशो, राइट। वो हमने देख लिया कि किस टाइप से CO2 में कार्बन का मास और जो CO था कार्बन का मास फिक्स था, ऑक्सीजन का मास वेरी कर रहा था, तो जो हमने रेशो निकाली वो रेशो क्या थी, एक सिंपल रेशो थी। सेम इसी टाइप से देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर मिलकर वाटर बनाते हैं, अनदर केस में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ से अगर हम चेक करें, अगर हाइड्रोजन का मास फिक्स है H2 में हाइड्रोजन का मास फिक्स है 2 ऑक्सीजन का अगर वेरी कर रहा है दैट इज 16 इन केस ऑफ वाटर और 32 इन केस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वेरी कर रहा है जिन एलिमेंट्स का मास, उनकी अगर हम रेशो लेते हैं तो वो रेशो क्या आ रहा है, सिंपल रेशो आ रहा है, दैट इज़ 1:2, सिंपल रेशो, ठीक है। मीन्स सिंपल रेशो मतलब 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है, या फिर 2:3, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सिंपल रेशो में सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड इस टाइप की रेशो शो कर रहे हैं, एलिमेंट्स जिनकी मास है जो वेरी कर रहा है, वो अगर ये रेशो शो कर रहा है तो इट मीन्स वो कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखो एक नेक्स्ट लॉ आता है, दैट इज़ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी आपके NCERT की बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना है इसको। अब देखो ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अंदर क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, कोई दो एलिमेंट हैं अगर वो कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, कोई थर्ड एलिमेंट है उसका मास फिक्स है, उसके साथ कंबाइन करते हैं कोई दो एलिमेंट्स, राइट, ठीक है। देन द रेशो ऑफ द मास, उनके जो मास की रेशो होगी जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं, बियर अ सिंपल दैट इज स्मॉल होल नंबर रेशो। तो रेशो कैसी होगी वहाँ पर, स्मॉल होल नंबर रेशो होगी, किससे, टू द रेशो ऑफ द मास इन विच दे दैमसेल्व्स कंबाइन। जिस रेशो में वो कंबाइन करते हैं उस रेशो से वो क्या होगी, हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशो में आएगी, राइट। अब देखो ये भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखो, सपोज करो आपके पास 3 एलिमेंट हैं, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनमें से कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड, मीन्स सपोज करो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर चल रहे हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बना रहे हैं, H2। हाइड्रोजन सल्फर कंबाइन करेंगे तो H2S, सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो SO2। अब इनके मास को अगर हम देखें, हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर 32, सल्फर 32, O2 32, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली फिक्स्ड मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास फिक्स है, ठीक है। हाइड्रोजन भी कंबाइन कर रहा है सल्फर के साथ, और सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी कंबाइन कर रहा है, और हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, दैट इज 32। अब हम यहाँ पर अगर रेशो चेक करें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो रेशो क्या होगी, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 32। तो यहाँ से रेशो अगर हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, 1:16, राइट। एक केस हमने देख लिया कि जो रेशो होगी वो क्या करेगी, स्मॉल होल नंबर रेशो में आएगी। अब दूसरा देखते हैं कैसे, जो रेशो है मासेस इन विच हाइड्रोजन ऑक्सीजन देमसेल्व्स कंबाइन, कैसे, जो रेशो हम जो आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट हैं, पहले तो वो एक फिक्स्ड मास के सल्फर के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहे थे। अब हमें देखना है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो खुद आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे उसकी रेशो चेक करनी है कि उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या है, राइट। तो चेक करते हैं, H2 के अंदर रेशो क्या है, 2:16, दैट इज़ 1:8, राइट। यहाँ पर रेशो थी 1:16, यहाँ पर 1:8, राइट। अब इनकी रेशो अगर हम चेक करें, इन दोनों की रेशो,
जो सल्फ़र के साथ कंबाइन कर रहा था उस टाइम पे, या फिर वो खुद कंबाइन करते हैं उस टाइम की रेशो अगर हम निकालें दोनों की, तो डिवाइड करने के बाद बचता है हमारे पास 1:2, राइट। तो ये रेशो कैसी है, सिंपल रेशो है, दैट इज स्मॉल होल नंबर रेशो है। तो यही हमें दिखाना था कि जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशो ऑफ मास, इसकी रेशो एंड द रेशो ऑफ मास इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन देमसेल्व्स, वो रेशो हमेशा जब इनकी रेशो निकालेंगे हम, तो उस केस में क्या होगा, जो नंबर निकल कर आएगा, जो रेशो आएगी वो क्या होगी, स्मॉल होल नंबर रेशो होगी। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो कार्बन हाइड्रोजन है जब मिक्स करेंगे मीन्स इनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या बनाएंगे, मीथेन बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बनाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन CO2 बनाएंगे। इनके मासेस की रेशियो दी है 12:4, 2:16, 12:32। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब ये कंबाइन करते हैं फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ, तो क्या रेशो निकल कर आएगी, कार्बन के मास तो फिक्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो देखें तो 4:32, 1:8 मीन्स 4:8 ठीक है। तो यहाँ से जो रेशो निकल कर आ रही है ये क्या है, 1:8 है। अब अगर हम सेपरेटली देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, यहाँ पर अगर हम रेशो देखें तो क्या है, 2:16 है, दैट इज़ 1:8 है। अब हम इनकी रेशो अगर चेक करें दोनों की तो क्या निकल आती है, 1:1। ये भी क्या है, एक सिंपल रेशो है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि जब भी कोई दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं किसी तीसरे एलिमेंट के साथ, जो रेशो निकल कर आएगी उस तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने पर जो रेशो होगी, और जब वो खुद आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो उस टाइम पर जो रेशो निकल कर आएगी वो हमेशा क्या होगा, एक स्मॉल होल नंबर रेशो होगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिफ्थ लॉ, दैट इज़ गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये लॉ है ये हमेशा गैसेस पर लगता है, कभी भी लिक्विड्स पर नहीं लगेगा। ये आपको सबसे पहले पॉइंट नोट करना है। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो अब इस लॉ को देखते हैं। व्हेन गैसेस रिएक्ट्स विद टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स। मीन्स जब भी गैस रिएक्ट करेगी हमें क्या देखना है कि जब उनका जो वॉल्यूम होगा, पहले जब वो रिएक्ट करेंगी, देन उसके बाद जब वो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उनके जो वॉल्यूम की रेशो होगी वो भी क्या होगा, हमेशा एक सिंपल रेशो में आएगा। दैट इज़ व्हेन गैसेस रिएक्ट्स टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स विच बियर अ सिंपल रेशो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब देखो एग्जाम्पल, और हाँ मेन बात, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हमेशा सिमिलर रहनी चाहिए, राइट। अब देखो कैसे, H2 गैस है, Cl2 भी गैस है, वन वॉल्यूम कंबाइन करता है, क्या बना रहा है, टू वॉल्यूम किसका, HCl गैस का, राइट। तो यहाँ पर जो सिंपल रेशो निकल कर आ रही है वो क्या है, 1:1:2, राइट। एक और एग्जाम्पल देखो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में वाटर लिक्विड। इसको आपको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मीथेन का 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रहे हैं, ऑक्सीजन का 2 वॉल्यूम कंबाइन कर रहे हैं, और बना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम रेशो चेक करें तो वो क्या आएगी, 1:2:1 सिंपल रेशो में आपको मिलेगा। क्लियर बच्चे, ठीक है। मीन्स जो वॉल्यूम होगा इनका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम की रेशो होगी वो हमेशा क्या होगी, एक सिंपल रेशो होगी। क्लियर, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस। अब देखो इसके अंदर क्या आता है, जो कभी भी ये भी क्या होगा, गैसेस पर ही एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या कहता है, जब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर कोई भी गैसेस हैं उनका अगर इक्वल वॉल्यूम है तो हमेशा उनके पास एटम्स भी और मॉलिक्यूल्स भी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर कंडीशन हम लगाए टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा सेम रहना चाहिए, तब उस केस में ये एप्लीकेबल होगा, राइट। अब देखो कैसे, सपोज करो आपके पास 100 ml का CO2 था, उसके X मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम 50 ml CO2 के निकालें तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, X/2 होंगे। मीन्स यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो अगर आपका वॉल्यूम इक्वल है गैसेस का तो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। जैसे हमने वॉल्यूम चेंज किया तो मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो गए। मीन्स
अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल। मीन्स अगर गैसेस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ गैसेस को हम डिक्रीज कर देंगे तो उस केस में भी जो नंबर ऑफ एटम्स है या फिर मोलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर बच्चे? ठीक है, सपोज फॉर आपके पास देखो 100 लेकर चले थे CO2 का, तो 100 ने क्या दिया x। अगर हम 200 ml लेकर चले ऑफ CO2, ठीक है, गैस है, तो वहाँ पर क्या होगा, 200 से क्या हो जाएगा, जो मोलिक्यूल्स निकल कर आएंगे वो क्या होंगे, 2x मोलिक्यूल्स बनेंगे वहाँ पर, राइट। कैसे, 100 के x थे तो 200 क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, दैट इज़ 2x हो जाएंगे। अगर 50 ml लेकर चल रहे थे तो क्या हो गए थे, हाफ हो गए, तो मोलिक्यूल्स क्या हो गए, हाफ हो गए। तो इट मीन्स जो वॉल्यूम है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ एटम्स हो या फिर मोलिक्यूल्स हो, राइट। ये आपको बात ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पर जो हमारे केमिकल ऑफ जो कॉम्बिनेशन लॉज थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।